Hi friends, welcome on Yourpedia. So you are going for your ONGC एग्जाम। ONGC का प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स तो नहीं है, 2025 का जो एग्जाम है उसका पेपर नहीं है, लेकिन यूरोपीडिया ने स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था उनसे फीडबैक सारा लेके तो उसका कंटेंट इज बीइंग शेयर्ड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक मेरे इस वीडियो के साथ है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ले सकते हैं। And let me tell you friends, ONGC में 85 marks का there is a written test, out of which general category में you need to get more than 55, whether it is chemical or it is petroleum or mechanical, whatever branch it is, आपको 55 plus ही लेना है। And no negative marking। पेपर का डिफिकल्टी लेवल, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, बहुत से क्वेश्चन इजी आएंगे, कॉम्बिनेशन होगा मॉडरेट इजी डिफिकल्ट सबका कॉम्बिनेशन, गेट टाइप से क्वेश्चन भी आएंगे और जूनियर इंजीनियर टाइप के एग्जाम्स के टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। जो डिसाइड करता है, द फैक्टर विच डिसाइड्स योर सिलेक्शन एंड रिजेक्शन आर दोज टॉपिक्स विच आर बेसिकली न्यू टॉपिक्स, जो आपने गेट में नहीं पढ़े, जो अपने आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो डिसाइड करेंगे आपकी सिलेक्शन रिजेक्शन। मैंने एक बताया था रफली कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं 55-60 नंबर लेने के लिए। तो आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में 7-8 नंबर 10 में से लेने की ट्राई करनी चाहिए। एप्टीट्यूड में 25 में से 18 मार्क्स यू शुड ट्राई टू टेक। एंड जो आपका डोमेन स्पेसिफिक है, जैसे मैकेनिकल है, केमिकल है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिकल है, उसमें से यू शुड ट्राई टू गेट 25 to 30 मार्क्स आउट ऑफ 40। ये पक्के आपको लेने की ट्राई करनी चाहिए, तब आपका 55-60 मार्क्स बनेगा। एंड मिनिमम तो आपको 45% लेना ही है, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं करेंगे। और उसके बाद जीडी और इंटरव्यू उसमें 60% आपको स्कोर करना है। अब ये जो मेरा आज का वीडियो है एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में जिसको एप्लीकेशन इन ऑयल एंड गैस बिजनेस बोलते हैं। ये मैकेनिकल, केमिकल, ये जितने भी आपके बाकी डोमेन्स हैं, पेट्रोलियम, मैकेनिकल, केमिकल, उसमें कॉमन है। और इस टॉपिक का जो नाम है दैट इज एप्लीकेशन इन ऑयल एंड गैस बिजनेस। ये इससे रिलेटेड टॉपिक है और मेरे को लगता है इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आपके या 2-3 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज ये न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के पास, बहुत से कैंडिडेट्स के पास उनको आइडिया नहीं है कि ये इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे कहां से, किस तरीके से आएंगे। तो योरपीडिया मेंटर्स आपको इसका कंटेंट प्रोवाइड किया है, वहां पे 100 क्वेश्चन प्रोवाइड ये डॉक्यूमेंट में कर चुका हूं और इसका लर्निंग कंटेंट भी वहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा। सो ये आपका 85 मार्क्स, 15 मार्क्स, ये मैंने सारा एनालिसिस आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स पहले भी, कहां से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और अब कंसर्न्ड डोमेन की मैं बात कर रहा हूं इस टाइम। ये कुछ फैक्ट्स जो आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरी इस वीडियो में फैक्ट्स देख सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउड होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस तरीके का आपका पेपर होता है। और डिफिकल्टी लेवल इज लाइक दिस। जो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट पेपर है, 15% है, ऐसे आपका लेवल है इस एग्जाम का। और ये आपको मार्क्स लेने की ट्राई करना चाहिए कि मैं कितने क्वेश्चन लूं इसमें से 28, यहाँ 7, यहाँ 18, यहाँ 7, ऐसे आपके 60 हो जाएंगे। 60 में फॉर श्योर यू विल क्वालिफाई योर सीबीटी, यू विल गो फॉर इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन फॉर श्योर। दिस इज व्हाट यू शुड ट्राई टू डू। एंड मेंटर्स आर शेयरिंग डॉक्यूमेंट, आपके ग्रुप्स में शेयर हो रहे हैं, मेंटर शेयर कर रहे हैं। और अगर मैं 40 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात करूं तो डिफिकल्टी लेवल कुछ ऐसा है। 40 में से 10 आसान हैं आपके, जो 8 क्वेश्चंस हैं आपके वो मॉडरेट डिग्री और नए मैथमेटिक्स और न्यू टॉपिक्स में से आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो यहीं से है, ये नए टॉपिक्स और मैथमेटिक्स, 8 एक क्वेश्चन उसके आएंगे और बाकी आपके इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे हैं। ऐसे डिवीजन है आपके 40 क्वेश्चन का। बाकी एप्टीट्यूड के टॉपिक्स जहां से आता है, जनरल अवेयरनेस कहां से आता है उसका पूरा लिस्ट मैंने आपको दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे के सारा। और ये व्हाट्सएप का जो मैंने आपको बताया ग्रुप मेरे इस वीडियो के साथ भी लगा होगा, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट। अब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, सबका सिलेबस कॉमन है। देखो सिलेबस कॉमन है सबका, लेकिन पेपर अलग है। तीनों में पेपर अलग आता है, पेपर सेम नहीं आता। सिलेबस कॉमन है, पेपर अलग है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स की मेंटर आपको मैथमेटिक्स का टॉपिक्स देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कैसे आपने तैयारी करनी है उसकी तैयारी कर लो। अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, इसमें सारा डिजाइन वाला पार्ट आ गया। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस आ गया।
एप्लीकेशंस आ गई उसकी। ये वाला पोर्शन में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा ट्रबल होता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। इसके थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन, यहां पे ट्रबल आता है। और साथ में ये वाला जो पोर्शन है ये एक वीक पॉइंट है, और योर पीडीएफ इसको सारे को बहुत डिटेल में आपको दे रहा है। आज का मेरा पहला लेक्चर है इसके ऊपर, इसको बहुत डिटेल में आपको मिलेगा। इसके कम से कम 500 गुड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे योर पीडीएफ के ऊपर। मेरे को लगता है इसी में से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। तो ये 500 क्वेश्चन जो आज 100 क्वेश्चन का मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, वैसे ही आपको 500 क्वेश्चंस एप्लीकेशन इन गैस, ऑयल एंड गैस बिजनेस, ये आपको मिलेगा। तो इसको गो थ्रू कर लेना। और ये आपका मैकेनिकल के लिए तो है ही, पेट्रोलियम की जो दोनों डोमेन्स हैं, ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन, उसमें भी ये कॉमन है। ये सिलेबस में आप देखो, उसमें भी ये कॉमन है, पेट्रोलियम। और साथ में अगर आप केमिकल में जाएंगे तो केमिकल में भी ये कॉमन है। तो केमिकल के लिए भी सेम सिलेबस है, एप्लीकेशन इन ऑयल एंड गैस बिजनेस। फिर इलेक्ट्रिकल आपका अलग है, इलेक्ट्रिकल में ये नहीं पूछा गया। अब है क्या ये एप्लीकेशन इन ऑयल और गैस बिजनेस में? आज का जो मेरा लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 1 है इस टॉपिक का, जो मैं 5 लेक्चर्स में आपको दूंगा, 500 क्वेश्चंस में आपको इसके दूंगा। तो पहले लेक्चर में ये सारे का सारा जो आपका है, ये हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट, ये सिलेबस है आपका पूरा। उस सिलेबस में आज मैंने आपको ये हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट रिलेटेड नॉलेज इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये पोर्शन मैं आपको दे रहा हूं। राइट? अब ये क्वेश्चन देखो आपने कैसे करने हैं, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। ये क्वेश्चंस करते जाओ, और जो सॉल्यूशन है इसका फ्रेंड्स वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताता हूं। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम? परमिट टू वर्क, टू मैनेज एंड कंट्रोल हैजार्डस वर्क सेफली। ये एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है जिससे हजार्डस एक्टिविटीज को हैंडल किया जाता है इंडस्ट्रीज में। सो बिफोर द वर्क स्टार्ट्स यू आइडेंटिफाई ऑल द हजार्ड्स एंड रिस्क असेसमेंट इज डन, हजार्डस थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस आर इंप्लीमेंटेड। वर्क इज कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। So this is the safety document for high risk jobs. What is permit to work? Is it to increase production speed? Is it to reduce the equipment cost? Is it to prepare salary record? Is it to take the permission to work somewhere in the foreign country or in some another? No. Work to permit means you are given permission. You are given permission to work in hazardous situation. Safety document है, जहां पे रिस्की हो सकता है, हजार्डस हो सकता है। जैसे किसी जगह पे आप गए, वहां पे ऑयल स्पिलेज का खतरा है या हजार्डस सिचुएशन है, वहां पे काम करने के लिए आपको ये परमिशन की रिक्वायरमेंट है, एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। कौन इशू करता है? ऑथराइज्ड परमिट इशूइंग अथॉरिटी। ऑथराइज्ड अथॉरिटी होती है इसके लिए, सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर होता है कोई, और ये इन पर्सन उस इंडिविजुअल को हैंडल किया जाता है। परमिट टू वर्क, आई परमिट यू टू वर्क। तो ऑथराइज्ड आदमी देता है, ऐसा नहीं कि दे देना उसको, नहीं, ऑथराइज्ड पर्सन देता है परमिट टू वर्क, और वही उसको लेगा। तो जैसे आप एक एक क्वेश्चन करते चले जाओगे, और परमिट टू वर्क एक कंसेप्ट है, तो उसके 4-5 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे 500 क्वेश्चन में आपको सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। परमिट टू वर्क का कौन सा फंक्शन नहीं है? हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना, बिल्कुल सही। टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, बिल्कुल सही। स्पेसिफिक वर्क के लिए ऑथराइज करना, बिल्कुल सही। सैलरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑथराइज हजार्डस वर्क, आइडेंटिफाई रिस्क, स्पेसिफाई सेफ्टी मेजर्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट टीम्स, इसके लिए किया जाता है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट में भी स्पेसिफाइड इन वर्क टू परमिट। कौन सी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स? अब इसमें लोटो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉकआउट, टैग आउट, नाम थोड़ा कैची सा लग रहा है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आप हेलमेट वगैरह यूज करते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन, जो काम से पहले और काम के टाइम पे आपको फॉलो करनी है।
लॉक आउट, टैग आउट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड फायर वॉच। अगर कोई एक्सीडेंट हो तो आप उस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपने जब जाना है परमिट टू वर्क जब आपको मिलता है तो आपके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे आपने हेलमेट लगाया हो, ग्लव्स लगाए हैं, आपने और चीजें ली हैं, तो वो आपको सेफ्टी प्रिकॉशन सारे लेने हैं। परमिट टू वर्क को प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्यों माना जाता है काम करने से पहले? दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट दैट ऑथराइजेज द वर्क आफ्टर सेफ्टी चेक्स आर कंप्लीटेड। मेन डॉक्यूमेंट दैट ऑथराइज द वर्क आफ्टर सेफ्टी चेक आर कंप्लीटेड। पहले सेफ्टी चेक किया जाएगा और फिर मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके काम को अलाउ करेगा। इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो लीगली और सेफली ऑथराइज करता है हजार्डस वर्क करने के लिए। हजार्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, रिस्क असेस हो चुका है, नेसेसरी हमने प्रिकॉशन ले ली है। अगर परमिट टू वर्क आपके पास नहीं है तो आपने रिस्क वर्क नहीं करना है, बिकॉज परमिट टू वर्क अथॉरिटी आपको तभी देगी वंस अथॉरिटी हैज मेड ऑल द असेसमेंट्स एंड चेक हैज बीन डन फॉर रिस्की प्लेसेस। देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में से क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। रेस्पिरेटर होता है जो आपका रेस्पिरेटर, जैसे ऑयल एंड गैस बिजनेस में रेस्पिरेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट होता है ये। इट इज लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट वर्कप्लेस हजार्ड। वर्कप्लेस हजार्ड को हैंडल करने का एक हायरार्की है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल बोलते हैं उसको। सबसे बेस्ट होता है आप एलिमिनेशन, फिर लास्ट में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आता है। लास्ट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आपका डिफेंस, अपना मैकेनिज्म, अपने आप को हजार्डस सिचुएशन से बचाने की डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सब्स्टिट्यूशन, फिर आपका अवॉइडेंस या एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन बेस्ट है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, उसका इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और ऐसे फिर आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लास्ट में आता है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रेस्पिरेटर टॉक्सिक गैस से बचाता है। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आप हेलमेट यूज करते हैं, लेट से जो आपने हेलमेट यूज किया, वो हेलमेट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का BIS मार्क लगा होता है उसको। जैसे आप ISI क्वालिटी इंश्योर करता है, सेफ्टी को इंश्योर करता है आपका इन इक्विपमेंट के, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को, PPE को BIS। प्रोटेक्टिव ग्लव्स, प्रोटेक्टिव ग्लव्स जो है वो आपका उसका एग्जांपल है, आर्म गार्ड्स एंड ऑल। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड ओवरऑल, बेसिकली जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है केमिकल स्प्लैश वगैरह से, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 6 है वो, PPE 6। फायर ट्रायंगल में होता है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट चाहिए कंबशन के लिए, फ्यूल चाहिए, हीट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इनमें से कोई भी एक को अवॉइड कर दो तो फ्यूल नहीं, आपका फायर नहीं लगेगा। इस फायर ट्रायंगल में से किसी एक को हटा दो तो फायर नहीं लगेगी। फिर देखो क्लास B, क्लास C। जो क्लास B फ्लेमेबल है एंड क्लास C फायर्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, वो ऑक्सीजन को हटा देगा अराउंड द फायर एंड प्रोवाइड कूलिंग। हाईली इफेक्टिव फॉर क्लास B फायर्स, जिसमें फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं। और इलेक्ट्रिक वायर जो है क्लास C है। क्लास B इज फ्लेमेबल लिक्विड एंड क्लास C इज इलेक्ट्रिकल। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को करते जाओ। ये 100 क्वेश्चन है एंड आई एम वेरी श्योर आपको एज सच अंडरस्टैंडिंग में ट्रबल नहीं आएगा। आई विल गिव यू 500 सच क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। आप पढ़ के जाना बिफोर योर ONGC एग्जाम,
ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पॉजिटिवली आएंगे। यही थोड़े थोड़े क्वेश्चन है जो आपका डिफरेंस डालेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, करते जाओ इनको और योरपीडिया के ग्रुप्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।